मित्रों, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की और सौभाग्य की बात है कि इस बार आगरा के खाते में 5 पुरस्कार आए और इनमें से एक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक प्रोफेसर बीना शर्मा जी को। आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर बीना शर्मा जी को। सबसे पहले तो बीना जी, हम आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं इस उपलब्धि के लिए। बहुत अच्छा लगा नीरज जी मुझे आकाशवाणी में आकर। हालांकि यहाँ कई बार आना हुआ है, लेकिन आज जिस संदर्भ में आपने बुलाया है वह संदर्भ है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए मुझे नामित किया जाना। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको, बस हमें केवल इतना मालूम है कि आपको आपके निबंध संग्रह हैं, सफर जारी है, उसके पार्ट 1 और 2 भाग 1 और 2 के लिए ये पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए ये जानना चाहते हैं कि ये जो सफर जारी है आखिर क्या है, निबंध संग्रह क्या है ये? बहुत अच्छा पूछा आपने। मुझे सफर जारी है से पहले सफरनामा के विषय में कुछ बताना है जी। वर्ष 2019 अक्टूबर में जब मेरी अवस्था 60 वर्ष पूरी हुई तो मैंने एक संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन अनुभवों को साथियों के साथ, जनता के साथ बांटूंगी जी। और मेरा संकल्प 1 वर्ष का था। मैंने 365 दिन अहर्निश लिखा। उस बीच मेरे 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई, सफरनामा भाग 1, 2, 3 और 4। अच्छा, 300 के थे और चौथा 65 का था, क्योंकि 365 में था। अच्छा, यानी कि 365 दिन आपने मतलब जी प्रतिदिन लिखती थी। अच्छा। और उसका मूल विषय होता था बहुत छोटी घटनाएं, जिन्हें हम छोटी घटनाएं कहकर रख देते हैं, लेकिन जो जीवन को बदल कर रख देती हैं। जी। मेरा लोक मेरे सामने था। मैं जिस परिवेश में पली बड़ी थी, बिल्कुल ठेठ ब्रज परिवेश में मैं पली बड़ी हूँ। मेरी बुआ, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरा गांव, मेरी नानी, मेरी माँ, पूरा का पूरा परिकर मुझे बार बार कहता था कि ये तुम्हारी अकेले की संपत्ति नहीं है, इसे बांटो। और जब वो 365 दिन मैंने लिखा और प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जो संस्कृति विभाग में है, कमल किशोर गोयनका, अनिल जोशी, जितने भी मेरे पाठक थे और उस समय जो साहित्य के बड़े हस्ताक्षर थे जी, उन्होंने लिखकर भेजा कि आप सफरनामा का यहाँ अंत न करें। यह एक ऐसी संजीवनी है जो लोगों को जगाने का कार्य कर रही है। तब मैंने उसे सफर जारी है के नाम से शुरू किया। अच्छा। और जब मैंने सफर जारी है लिखा तो अनिल प्रकाशन ने उसको छापा। सफरनामा माधव प्रकाशन आगरा से था। उसके बाद वो अनिल प्रकाशन दिल्ली पर चला गया, उन्होंने भाग 1 और 2 छापा। उसके बाद जो संजीव हैं अनुस्वार वाले नेटबुक्स प्रकाशन से 3, 4, 5 भाग उनसे प्रकाशित हुए। 6ठा उनके पास है। और सफरनामा 1, 2, 3, 4 के बाद मैंने सफर जारी को 5 नंबर जब दिया तो अनिल प्रकाशन का कहना था, मैडम इस वाली सीरीज को उससे अलग रखिए, जिससे मेरे लिए सुविधा होगी कि सफर जारी को मैं कर रहा हूँ। अब तक इसके 4 और 5, 9, 10 अंक मेरे हाथ में हैं। अच्छा। 4 सफरनामा के और 6 सफर जारी है के। 11वां अंक प्रेस में लिखने के लिए तैयार है और 10वां प्रेस में गया हुआ है। यानी कि सफर अभी भी जारी है। सफर जब तक मेरी आयु शेष है जारी रहेगा। ये मेरा एक ऐसा संकल्प है। लोगों का प्रश्न होता है, वीना जी इतने विषय कहाँ से आते हैं? जी जी। तो मैंने कहा विषय को मैं नहीं चुनती, विषय मुझे चुनता है। क्या बात है, मेरे पास इतने सारे विषय हैं। आज मैं यदि आपके पास से आई हूँ और आपकी टीम से मिल रही हूँ तो मेरे विषय में वो टॉपिक फीड हो गए हैं कि अगला विषय मुझे ये लेना चाहिए। जी जी, जी। विषय की मेरे पास कोई कमी नहीं है। विषय को जिस रूप में प्रस्तुत करना है, मैं बिल्कुल बोलचाल की भाषा में, सरल भाषा में, उस भाषा में जिसे आम जन समझ सके। मैं केवल साहित्यकारों के लिए नहीं लिख रही। मुझे लगता है कि मैं जिन लोगों के बीच उठती बैठती हूँ, कम से कम उनकी समस्याएं मेरे पास हैं। उनकी समस्याओं के कुछ सरल समाधान मैं दे सकूं, मेरे लिए बहुत जरूरी है।
निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं देख रहा हूं कि आपका जो सफर जारी है, आप सोशल मीडिया पर भी लगातार बहुत सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पर आपका जो तमाम सारे ग्रुप हैं, आपके जो फेसबुक फ्रेंड हैं या व्हाट्सएप पर जो आपके फ्रेंड हैं, तो उसमें से एक मैं भी हूं। मैं भी आपका पाठक हूं और आपका सफरनामा सफर जारी है कि हर कड़ी को, हर अंक को मैं बड़े चाव से पढ़ता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे श्रोताओं को भी बताएं कि सफर जारी है, इसमें आप किस तरह के विषयों को लेते हैं? आपने ठीक कहा, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का हम अधिकांशतः सदुपयोग नहीं कर पाते। बिल्कुल हम बिल्कुल फॉरवर्डेड मैसेज ही भेजते हैं जी। लेकिन मैं शायद दिमाग में है कि फॉरवर्डेड मैसेज में मेरी रचनात्मकता क्या है, मैंने क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं स्वयं से जो लिखती हूँ उसी को मैं फेसबुक पर डालती हूँ, उसी को मैं व्हाट्सएप पर ले जाती हूँ, उसी को इंस्टाग्राम पर ले जाती हूँ। मुझे अपने श्रोताओं से कहना है, कुछ बातें होती हैं जिनके हमें समाधान नहीं मिलते, हमें कोई व्यक्ति नहीं मिलता कि हम किससे पूछें इसका क्या हल हो सकता है जी। लेकिन कभी कभी कुछ जो गुपचुप वाली समस्याएं हैं वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। जरूरी है उनका रिलीज होना। हम जब एक कहानी की रचना करते हैं तो उस कहानी में जो पात्र लेते हैं, भले ही लोगों को काल्पनिक लगता है, पर वो इसी दुनिया का होता है। जी। ठीक इसी तरह सफर जारी है कि जो विषय हैं वो मेरे सारे श्रोताओं के विषय हैं। जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं, मेरा मानना है आप एक बार इस सफर जारी है को पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप उसमें से 100% नहीं, 90% नहीं, 10% भी आचरण में ले आए तो देखिएगा फिर आपके मन की भुनभुनाहट, कुनमुनाहट, चिड़चिड़ाहट, तड़तड़ाहट सब गायब हो जाएगी और बहुत रिलैक्स होकर आप जिंदगी जीना शुरू करते हैं। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूं तो जो देशज भाषा है या जो मतलब जिस तरह के शब्दावली आप मतलब प्रयुक्त करती हैं, एक बहुत ही सामान्य सहज बातचीत की भाषा होती है जो मतलब हृदय की गहराइयों तक अपने आप उतर जाती है। जी, जो दिल से लिखा जाता है वो दिल तक पहुंचता है। जी। ये बहुत सीधी सी बात है जी। भाषा की सरलता कभी ये सिद्ध नहीं करती कि सामने वाला व्यक्ति बहुत विद्वान नहीं। जी। विद्वान होने की ये शर्त भी नहीं है कि आपकी भाषा बहुत क्लिष्ट हो। बिल्कुल। दूसरा है कि आपको पहुंचाना किस तक है। जी। यदि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, अलंकारपूर्ण बातें करूं, वो मेरे पाठक या श्रोता की समझ ही ना आए तो मेरा लिखना बेकार हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा मुझे कहना है भाषा संप्रेषणीय होनी चाहिए। भाषा संप्रेषणीय तब होती है जब आप अपने पाठक और श्रोता का स्तर पकड़ लेते हैं। जी। मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद है जब हम पढ़ते थे, हमारी एक अध्यापिका हुआ करती थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी स्टैटिक्स में, लेकिन वो जब हमें पढ़ाती थी तो वो समझाती कम थी, ब्लैक बोर्ड पर लिखती अधिक थी। और जैसे ही हम बीच में कुछ पूछ लेते थे, मैं कहते रुको रुको रुको, वो सीट पर आकर बता सकती थी। हमने जाना एक शिक्षक के लिए संप्रेषणशील होना जितना आवश्यक है, उतना ही एक लेखक को अपनी भाषा में संप्रेषणीयता का ध्यान रखना चाहिए। क्या पहुंचाना है, किस तक पहुंचाना है और कैसे पहुंचाना है। बिल्कुल। और यदि मुझे कैसे पता है तो मेरा दिमाग घूम जाता है कि ये बात इस तरह से लिखूं तो सामने वाले को अपील कर जाएगी। मैं कुछ नया नहीं कर रही, जितना सामने है, जिन पर धूल जम गई है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, मैं केवल उसको हटा रही हूँ और फिर से बताना चाह रही हूँ जीवन बहुत सुख शांति से जिया जा सकता है, उसे बहुत क्लिष्ट बनाने की आवश्यकता है। बीना जी, आपने इस चर्चा की शुरुआत में एक बात कही कि सोशल मीडिया का हम सदुपयोग नहीं करते और अक्सर हम देखते हैं कि बस केवल हम मैसेज को कॉपी पेस्ट करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं। हमें लगता है कि आज की युवा पीढ़ी के पास पढ़ने का समय नहीं है, बस लोग अपने मोबाइल में लगे रहते हैं या तो मतलब कुछ ना कुछ बस ऊट पटांग करते रहते हैं। तो क्या किया जाए कि लोगों की पढ़ने की ललक बलवती हो, पैदा हो? नीरज जी, बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछा है। जी। आज की युवा पीढ़ी, हम कहें कि वो पढ़ नहीं रही है, सोशल मीडिया में व्यस्त रहती है। जी। तो जब एक बच्चा होता है और वो ऐसे नहीं मानता तो हम दूसरे तरीके उसके लिए ढूंढ लेते हैं, सामदाम दंडभेद।
तो हमारा भी तो ये दायित्व है। यदि वो सोशल मीडिया में ही लिप्त है तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी बात कहें ना। मैं जानती हूँ कि मोबाइल उठाइए, 100 मैसेज ऐसे होते हैं जो यूजलेस होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। रोज भगवान जी की एक फोटो लगाई, गुड मॉर्निंग लिखा इधर उधर से और हमने भेज दी। बिल्कुल। लेकिन यदि उसको देखा जाता है तो निश्चित रूप से कुछ सार्थक किया जाएगा तो उसको भी देखा जाएगा। बिल्कुल। क्यों नहीं हम सभी मिलकर ऐसा करें। छोटी छोटी बातें, सुवाक्य हो, सूक्ति हो, मुहावरे हो, लोकोक्ति हो, लोक कथाएं हो, व्रत कथाएं, हम उनको डालना शुरू करें। देखिए नई पीढ़ी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। और ये मानना कि वो केवल विज्ञान और अंग्रेजी ही पढ़ती है, ये हम लोगों को लगता है क्योंकि हम पेरेंट्स ने अपनी पीढ़ी को ऐसा तैयार किया है कि केवल पैसा पैसा पैसा, और ज्ञान का अर्थ हमने माना है मोटी मोटी पुस्तकें, मोटी मोटी उपाधियां। तो निश्चित रूप से ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनको अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी धरोहर के प्रति जोड़ें। सच तो यही है, जोड़ा हमने नहीं है जी। पहले हमने दूर किया जी। जाओ इस सब में कुछ नहीं रखा है, आगरा में क्या है, भारत में कुछ नहीं है, आप ऊंचा पढ़ोगे। बच्चे पूछते हैं मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो क्या होगा? तो पहला प्रश्न होता है विदेश चले जाओगे, विदेश से बहुत सारा पैसा कमा के लाओगे, तुम्हारा नाम आएगा, जब तुम लौटोगे तो पूरी बिरादरी रिश्तेदारी में ये सब हो जाएगा, फला फला का बेटा वहां से पढ़कर आए। तो जितने बच्चे दोषी हैं उससे कहीं अधिक दोषी उनके पालक हैं। पालक उनको क्या सिखाए? निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात की है, और ये शायद हम सब के मन की पीड़ा है जिनके बच्चे विदेश में हैं। बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगी। जिस तरह से विदेशी भारत आते हैं, भारत की संस्कृति को जानना चाहते हैं, कभी कभी यहाँ बसना भी चाहते हैं, यहाँ की लड़कियों से विवाह आदि करना चाहते हैं। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात करूं जहाँ 25 देशों के 100 छात्र प्रतिवर्ष आते हैं, और वो लड़कियां जो इस पोशाक में आती हैं, यहाँ से जाने का वो साड़ी बिंदी चूड़ी में होती हैं। ठीक उसी तरह जब हम विदेश जाते हैं तो हम वहाँ के कल्चर को देखें, समझें, हमें जो लेना है ज्ञान लें, लेकिन आकर उसका प्रयोग अपने देश में करें। तो विदेश जाना बुरा नहीं है, लेकिन विदेश में गए, वहां बस गए, वहां से फिर आप अपने घर पर उस धन को भेजते रहे, माता पिता को वहां बुलाया, माता पिता जब तुम्हारे अपने लिए समय नहीं है तो माता पिता के लिए समय कहाँ से होगा? बहुत सारे समय। चलिए, ये सफर लगातार जारी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही हमेशा लिखती रहें और साहित्य सेवा करती रहें। हम आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देते हैं इस साहित्यिक सम्मान के लिए, और अब आपका दायित्व और अधिक बढ़ जाता है समाज के प्रति और साहित्य के प्रति। बहुत बहुत आभार। आपने बधाइयां दी, मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने श्रोताओं को संबोधित कर सकूं। निश्चित रूप से एक साहित्यकार का समाज के प्रति बहुत बड़ा दायित्व होता है, और यदि वो संस्था, एक बड़ी संस्था ये प्रमाणित कर दे कि पुरस्कार देकर या आपको नामित कर, तो लगता है कि मुझे बहुत दूर जाना है, और मेरी जो त्रुटियां हैं, मेरी जो कमियां हैं, मेरी जो कमजोरियां हैं, उन पर विजय पाकर मुझे आगे लिखते जाना है। चरैवती चरैवती चरैवती, और लिखना पूरी वसुधा के लिए है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नीरज। आपका ये सफर लगातार जारी रहे।